Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be good. Welcome to a new lecture in the series for pestle analysis. If you guys remember, we were discussing about microeconomy, in which we discussed about demand curve and supply curve. We also discussed about equilibrium. आज जो हम न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, that's a very important topic, and this is known as price. Sorry, this is known as price elasticity of demand. Okay, the topic name is price elasticity of demand, और इसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PED, प्राइस इलास्टिसिटी फॉर डिमांड। बिफोर स्टार्टिंग दिस, आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए जो हम इस फिनोमेना में यूज करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली आपको ये बताती है कि आपकी प्राइस के साथ आपका डिमांड का क्या जो है वो चेंजिंग रिलेशन है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस वो ये बता आपको, जो ये पीईटी है ये बताती है कि आप अगर अपनी प्राइस को चेंज कर रहे हो तो प्राइस चेंज के साथ आपकी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। क्या डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है, क्या डिमांड कम चेंज हो रही है, या क्या डिमांड चेंज ही नहीं हो रही। क्या प्राइस के थोड़ा चेंज होने से डिमांड थोड़ी चेंज होती है या ज्यादा चेंज होती है। ठीक है, इस तरीके की बातें जो है हम इसमें करेंगे। तो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट एक्सप्लोर्स द changing relation, or we can say that it explores the concept that what will be the change in demand with the change in price। ठीक है, ये आपको बताती है कि आपके प्राइस चेंज की वजह से आपके डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, तीन तरीके के चेंजेस जो है वो आ सकते हैं। नंबर वन जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं इलास्टिक चेंज। जो दूसरा टाइप ऑफ चेंज होता है इसको हम कहते हैं यूनिट इलास्टिसिटी। सॉरी, आई मिस्ड ए, इलास्टिसिटी। ओके, एंड जो थर्ड चेंज होता है इसको हम कहते हैं इन इलास्टिक चेंज। तो आपके तीन तरह के चेंजेस होते हैं, इलास्टिक चेंज, यूनिट इलास्टिसिटी एंड इन इलास्टिक चेंज। इलास्टिक चेंज का मतलब है कि जहां आपकी प्राइस थोड़ी सी चेंज हुई तो डिमांड में ज्यादा चेंज आ जाएगा। ठीक है, वी कैन से दैट इफ यू चेंज प्राइस अ लिटिल बिट, देयर विल बी अ लॉट ऑफ, और देयर विल बी अ इमीडिएट चेंज इन द demand. So basically what happens in your elastic change, that the rate of demand change is more than the rate of price change. The proportion with which the price changes वो थोड़ी होती है, लेकिन द प्रोपोर्शन जिसमें आपकी डिमांड चेंज होती है वो ज्यादा होती है। तो इलास्टिक चेंज में क्या होता है, द रेट ऑफ डिमांड चेंज इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ प्राइस चेंज। Okay, the rate of demand change is greater than the rate of price change. Unit elasticity में आपका rate of demand change is equals to rate of price change. Okay, and inelastic change में आप ये कह दो कि आपका जो rate of demand change है, it is less than, यानी कम change होता है than the rate of change in price। तो अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें यहाँ पर, तो हम ये लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ डिमांड चेंज जो है वो ज्यादा होता है किससे, द रेट ऑफ प्राइस चेंज से। ठीक है, तो आपने तीन बातें याद रखनी है। इलास्टिक चेंज जिसमें डिमांड का रेट चेंज वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइस रेट चेंज। यूनिट इलास्टिसिटी, दोनों के रेट चेंजेस जो हैं वो आपके बराबर हैं। एंड इन इलास्टिक चेंज जिसमें आपकी जो डिमांड है वो कम इन जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन आपकी प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है, for example, let's say that if we demand a cane of soft drink, let's say we are requiring 10,000 units of a cane, and each unit is costing you $1,
तो आपने ये देखना है कि अच्छा अगर उसकी प्राइस $2 में चेंज हो रही है तो उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा, कि $1 की प्राइस पर अगर 10,000 केन्स हमें चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक के, तो $2 की प्राइस पे जो है वो क्या चेंज आ जाएगा। तो अगर आपकी प्राइस चेंज की वजह से डिमांड 10,000 से 20,000 चली गई, डबल हो गई, दिस मीन दिस इज इलास्टिक चेंज। अगर आपकी डिमांड जो है वो प्राइस जितना चेंज कर रही है, अब उतना ही अगर डिमांड भी चेंज करेगी, तो यूनिट इलास्टिसिटी, आई विल एक्सप्लेन दिस इन एन एग्जांपल एज वेल। और अगर आपकी डिमांड जो है वो 10,000 से 5,000 6,000 पे आ गई है, ड्रॉप हो गई है, तो दैट इज गोइंग टू बी इन इलास्टिक। या आप यूं भी कह सकते हो कि अगर वो 10,000 से 11 या 12 पर चली गई है, तो वो भी इन इलास्टिक कंसिडर किया जाएगा। सो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज जिसमें आप इलास्टिसिटी और डिमांड का जो है रिलेशन एक्सप्लोर करते हो। सेकंड चीज जो हमने बात करनी है, हमने इसकी थ्योरी तो देख ली, अब हम देखते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। So the next topic that we will be discussing is calculating price elasticity of demand. अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो है हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं। और फॉर्मूला को लिखने से पहले मैं उसकी कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं यहाँ पर। सो उस फॉर्मूला में यूज जो चीजें हमारे पास हो रही हैं, दैट इज D1। D1 आपकी रिप्रेजेंट करती है क्वांटिटी एट प्राइस P1, ठीक है। और एक होती है हमारे पास D2, जिसको हम लिख सकते हैं क्वांटिटी एट प्राइस P2। ओके। अब P1 क्या है? P1 आपकी होती है आपकी करंट प्राइस रेंज या इनिशियल प्राइस रेंज। एंड P2 आपकी प्राइस आफ्टर चेंज, जो आपकी प्राइस है, द न्यू प्राइस या प्राइस आफ्टर चेंज, आप यूं कह लो। ओके, न्यू प्राइस। तो देखिए हमने इसमें क्या यूज करना है, हमने एक इनिशियल प्राइस जो अभी करंट प्राइस है, फिर एक जो प्राइस चेंज हो जाएगी, दो प्राइसेस हो गई। एक करंट प्राइस पर करंट डिमांड, और फिर जब आपकी प्राइस चेंज हो रही है उस पर उसकी चेंज डिमांड। जब ये चारों चीजें आपको पता लग जाएंगी, तो फिर इसका फॉर्मूला हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि PED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय, सॉरी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज का मतलब होता है आपकी न्यू डिमांड से क्या माइनस हो रहा है, आपकी न्यू डिमांड से पुराना जो डिमांड है वो माइनस हो रहा है, डिवाइड बाय योर इनिशियल डिमांड। ओके, तो चेंज इन डिमांड आप ऐसे कैलकुलेट करते हो। ओके, और जो चेंज इन प्राइस है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1। आपको याद होगा कि जब ये वाले इस तरह का क्वेश्चन आपने कॉस्ट क्लासिफिकेशन के चैप्टर में भी किया होगा, जिसमें आप बेसिकली ये देखते थे अच्छा कॉस्ट कितनी चेंज हो रही है, तो आप क्या करते थे, जितने से वो चेंज हो रहा था उसको न्यूमरेटर में रखते थे और पुरानी वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते होते थे। तो दिस इज द सेम थिंग। ओके, तो चेंज इन डिमांड आपका कैलकुलेट किया जाएगा न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, यानी जितने से चेंज आ रहा है, चेंज डिवाइडेड बाय आपकी पुरानी वाली डिमांड, डिवाइडेड बाय फिर प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय आपकी पुरानी वाली प्राइस। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय D1, इसका जो भी आंसर आएगा आपने उस आंसर को किस पे डिवाइड कर, मैं रुकिए मैं इनको ना ब्रैकेट्स में कर लेता हूं ताकि यू गाइस डोंट गेट कंफ्यूज। पहले आपने इसको सॉल्व करना है न्यूमरेटर में, जो भी इसका आंसर आएगा फिर उसको आपने डिनोमिनेटर में इससे डिवाइड कर देना है, P2 माइनस P1 डिवाइड बाय P1। ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इस आंसर को समझने के लिए मैं एक जो है एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व करता हूं, और इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो लेट्स से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास कि करंट प्राइस मैंने आपको दे दी, जो है लेट्स से करंट प्राइस है आपकी, मैं अज्यूम करता हूं करंट प्राइस है $2, और इस $2 पर आपकी डिमांड जो है वो कितनी है? डिमांड हम अज्यूम कर लेते हैं 10,000। ओके,
आपकी न्यू प्राइस या प्राइस चेंज आपकी कितनी हो रही है 2.10, ओके, एंड डिमांड आपकी जो है वो 9,000 पे जो है वो कन्वर्ट हो रही है। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं तो आपकी करंट प्राइस क्या है, आपकी करंट प्राइस P1 है, न्यू प्राइस आपकी P2 है, आपकी करंट प्राइस पर जो करंट डिमांड है वो D1 है, न्यू प्राइस पर न्यू डिमांड आपकी D2 है। अब आई बिलीव यू गाइस कैन ओपन योर कैलकुलेटर्स एंड सॉल्व दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेंज इन डिमांड फाइंड करूंगा। चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, D2 दैट इज 9,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000। आपने इस क्वेश्चन में माइनस साइन इग्नोर करना है। अच्छा, तो दैट इज गोइंग टू बी 1,000 ऑब्वियसली ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय 10,000 दैट इज गोइंग टू बी 0.1। और चेंज इन प्राइस अगर मैं फाइंड करूं तो प्राइस चेंज हो जाएगा, पुराने वाली सॉरी न्यू वाली प्राइस माइनस पुराने वाली प्राइस डिवाइडेड बाय पुराने वाली प्राइस। ओके, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दैट इज गोइंग टू बी 0.10 divided by 2.00, that is going to be 0.05। तो देखिए डिमांड इन चेंज इन डिमांड भी आ गया एंड चेंज इन प्राइस भी हमारे पास जो है वो कैलकुलेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देख लेते हैं इसको कि आपकी न्यू प्राइस पे, ओके दैट इज फाइन। चलें, अब हम जो है इसको हम यूं कर लेते हैं। अब आपने क्या करना था, आपने फाइंड करना था परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अब आपकी मर्जी है, आप इसको 10% और 5% पे कन्वर्ट कर लें, लाइक आप इसको यूं कर लें 10% डिवाइडेड बाय 5%, राइट, या फिर आप इसको इसी तरह डिवाइड कर दें 0.1 डिवाइडेड बाय 0.05। तो जो भी आपका आंसर आएगा, लेट्स से देख लेते हैं आंसर क्या था, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.05 दैट इज गोइंग टू बी सॉरी 0.05 दैट इज गोइंग टू बी 2, राइट। तो इसका क्या मतलब है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 2 है। अब क्योंकि ये 1 से ज्यादा है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूं, क्योंकि ये 1 से ज्यादा है दिस मीन्स कि ये इलास्टिक रिलेशन था। ठीक है, कि आपकी जरा सी प्राइस चेंज पर बहुत ज्यादा डिमांड में चेंज आ रहा है। ठीक है, ये आपका इलास्टिक डिसीजन था। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये डिसीजन इलास्टिक है या ये डिसीजन इलास्टिक नहीं है, तो उसके लिए भी मैं आपको रूल्स बता देता हूं। उसके लिए रूल्स ये हैं कि अगर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से बड़ी है, ठीक है, तो 1 से बड़ी है तो आपका इलास्टिक रिलेशन, सॉरी आपका इलास्टिक रिलेशन हो जाएगा। ये प्लीज आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम्स में आते हैं ये चीजें। अगर वो 1 के बराबर है तो दिस मीन्स कि ये यूनिट इलास्टिसिटी को शो कर रहा है। ठीक है, और अगर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है तो दिस मींस कि ये इन इलास्टिक डिसीजन जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज इस टेबल को अपने पास जरूर बनाइएगा और इसको अपने पास लिख लें ताकि आपको ये चीज याद रहे। तो 2 का क्या मतलब है कि ये कौन सा रिलेशन है, ये इलास्टिक रिलेशन। ओके, आप इट्स वेरी अनलाइकली कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आए, बट यस वो आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि ये चीज इस तरीके से इतना चेंज कर रही है, आप मुझे बता दो कि प्राइस इलास्टिसिटी इसमें इलास्टिक है, इनलास्टिक है, यूनिट इलास्टिसिटी है। तो वो आपसे इस चीज के बारे में जो है वो जरूर पूछ सकता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अब हम ये देखते हैं कि अच्छा ये प्राइस इलास्टिसिटी का जो रिलेशन है ये आता क्यों है। तो और नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, ठीक है, हम ये देखते हैं कि आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है और किन रीजंस की वजह से आता है। तो सबसे पहले जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट अवेलेबिलिटी। सब्स्टिट्यूट अवेलेबिलिटी का मतलब है कि हाउ मेनी alternatives are present, how many alternatives for your product are present in market।
देखिए, अगर आपकी मार्केट में बहुत ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट, आपके प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव हो सकते हैं, आपके प्रोडक्ट की जगह वो यूज किए जा सकते हैं, आपने अपनी प्राइस जरा सी इंक्रीज की तो आपकी डिमांड फौरन गिर जाएगी। यानी बड़ा इलास्टिक रिलेशन होगा, जरा सा प्राइस आप चेंज करो ना, आपका कस्टमर दूसरी तरफ चला जाएगा, भाई मुझे तो ये चीज 5 रुपए सस्ती मिल रही है। राइट। तो याद रखिएगा, जब आपकी सब्स्टिट्यूट अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो प्राइस इलास्टिक, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशन है वो इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपकी जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबिलिटी है वो कम है, गिने चुने मार्केट में 2-3 प्रोडक्ट्स है, फिर आप अपनी प्राइस ज्यादा भी इंक्रीज करोगे तो डिमांड पे इतना फर्क नहीं आएगा, लोग मजबूर होंगे उस चीज को बाय करने के लिए। राइट। सो फिर आपका इन इलास्टिक रिलेशन हो जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूट अवेलेबिलिटी के बाद जो सेकंड है दैट इज इनकम ऑफ बायर। बायर की इनकम भी इस पे मैटर करती है। ठीक है, देखो, अगर आपकी बायर की इनकम ज्यादा है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होगी। क्यों? देखो, अगर हाई इनकम है तो पीईडी आपकी इन इलास्टिक है, अगर हाई इनकम है तो आपकी जो पीईडी इज इन इलास्टिक। वो क्यों? प्राइस इंक्रीज भी हो जाए तो जिसकी इनकम ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता, प्राइस जितनी मर्जी इंक्रीज हो जाए उसने वो प्रोडक्ट फिर भी लेना ही लेना है। लेकिन अगर आपकी लो इनकम है, ठीक है, लो इनकम है तो आपकी पीडी जो है इज इलास्टिक। तो अगर आप लो इनकम पे हो तो जरा सा आपका कुछ प्राइस आगे पीछे करोगे तो आपकी डिमांड में बहुत इमीडिएट जो है वो चेंज आ जाए। ठीक है। फिर जो थर्ड पॉइंट था इसमें, दैट इज कि आपका वो जो प्रोडक्ट है वो लग्जरी क्लासिफाई होता है या नेसेसिटी क्लासिफाई होता है। ओके। लग्जरी का मतलब है आसाइश, नेसेसिटी का मतलब है जरूरत। अगर आपका प्रोडक्ट लग्जरी है, ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो लग्जरी है तो आपकी डिमांड इलास्टिक होती है, और अगर वो नेसेसिटी है तो आपकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। देखो, आटा, चीनी या घी जितना भी महंगा हो जाए उसकी डिमांड नहीं कम होगी, लोग मजबूर होंगे बाय करने के लिए, पर मर्सिडीज की जरा सी प्राइस हाइक आप करोगे तो लोग दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो जाएंगे। राइट। सो लग्जरी जो है वो इलास्टिक रिलेशन शो करती है, बट नेसेसिटी इन इलास्टिक रिलेशन शो करती है। तो आई होप सो आपको ये तीन चीजें जो है वो का आइडिया हो गया होगा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होते हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जाम, और आपको पता होना चाहिए कि कैसे दीज डिटर्मिनेंट्स अब कैन हैव अ इलास्टिक इफेक्ट और इन इलास्टिक। ठीक है। चलें, अब हम आगे मजीद बात करते हैं इस पर। और जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टॉपिक नंबर 4, उसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली आपको बताता है कि एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज से कितना सेंसिटिव है। I will repeat again. It basically shows you that how the demand of one product is sensitive to the change in the price of another good. How the demand of product A is sensitive. How much? Sorry, I just forgot to enter. How much is the demand? You can write this definition with yourself as well. How much is the demand of a product A sensitive to the change in price of product B? ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी में आप दो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करते हो कि एक की प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरे की डिमांड पर क्या इफेक्ट आएगा। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी ज्यादातर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ ही कंसिडर की जाती है, या उन प्रोडक्ट्स के साथ जो आपके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है गाड़ी को सीमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हो, और जो आपकी खाने की चीजें हैं उनको पहनने
खाने की चीजों के साथ कंपेयर करो, ऐसा नहीं है। आपके सिमिलर प्रोडक्ट्स जो हैं होने चाहिए। आप खाने की चीजों को खाने की चीजों के साथ कंपेयर करो और गाड़ियों को गाड़ियों के साथ कंपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा ये देखना चाहती है कि अगर हम अपने एक स्पेसिफिक मॉडल की गाड़ी में प्राइस इंक्रीज करेंगे, या उन्होंने अगर कर दी है लेट्स से, तो हम ये देखना चाह रहे हैं अच्छा टोयोटा के उस मॉडल की प्राइस इंक्रीज की वजह से होंडा का जो उसका जो कंपीटिंग मॉडल है उसकी डिमांड में क्या चेंज आया है, क्या वो ज्यादा हुई है या कम हुई है। दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी फॉर्मूला आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, ऑल तो कैलकुलेशंस जो है वो इतनी नहीं आती। सो लेट मी राइट इट। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्रॉस को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन ईडी इलास्टिसिटी डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली आपका होता है चेंज इन डिमांड ऑफ ए, यानी जो प्रोडक्ट ए है, परसेंटेज चेंज हम इसको अगर लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। परसेंटेज चेंज ऑफ demand of A divided by percentage change in price of B। ठीक है, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, बस सिर्फ फर्क ये है कि आपने दो इस पर ले लेने। तो आपको पता है चेंज इन डिमांड कैसे आता है? चेंज इन डिमांड कैसे आएगा? मैं अब दोबारा सब कुछ नहीं लिख रहा, आई एम जस्ट गोना गो डायरेक्ट। तो वो ऐसे आएगा, आपकी न्यू डिमांड माइनस आपकी पुरानी वाली डिमांड डिवाइडेड बाय आपकी पुरानी वाली डिमांड। ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट ए। आपने ये भी याद रखना है कि दो प्रोडक्ट हैं अब इस केस में। एंड चेंज इन प्राइस की अगर मैं बात करूं तो दैट इज गोइंग टू बी P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 ऑफ प्रोडक्ट बी। ठीक है, जो भी आपका आ रहा है आंसर उसको आप इस फॉर्मूला में पुट कर लें एंड यू विल कम अक्रॉस द आंसर। आई होप यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब एक और जो आखिरी चीज, जो बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है फॉर दिस लेक्चर, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन रेवेन्यू। देखो, हमने ये सब चीजें तो पढ़ ली हैं। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिक भी है, इनइलास्टिक भी है, यूनिट इलास्टिसिटी भी है, लेकिन आपका जो पीडी है, प्राइस इलास्टिसिटी है, उसका आपकी रेवेन्यू पर क्या फर्क है? तो देखें, अगर आपका रिलेशन इलास्टिक है, इलास्टिक चेंज आ रहा है, इलास्टिक चेंज का क्या मतलब है? प्राइस चेंज विल कॉज मोर डिमांड चेंज। जैसे ही आपकी प्राइस चेंज हो जाएगी, आपका डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगा। अज्यूम करते हैं कि प्राइस हाई हो रही है, तो आपकी डिमांड क्या होगी? जब प्राइस हाई होगी तो ऑटोमेटिकली, आपको पता है इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड का, तो ये लो हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। राइट? आपकी प्राइस जो है वो ज्यादा, अगर सॉरी हाई कर रहे हो, थोड़ी सी भी हाई हो रही है तो डिमांड बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। जब डिमांड लो हो गई तो आपका रेवेन्यू भी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर इन इलास्टिक डिसीजन की बात की जाए, तो इन इलास्टिक डिसीजन में अगर आपकी प्राइस हाई है तो आपके डिमांड पे जो है वो माइनर अफेक्ट आएगा। ठीक है। एंड जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू जो है वो अब या तो अनचेंज्ड होगा या तो उसमें माइनर इंक्रीज आएगा। ठीक है। फिर इसके अलावा हम इसको यूं भी कर सकते हैं, मतलब अगर जो है वो इसको आप थोड़ा सा वो कर लें कि प्राइस अगर हाई है तो डिमांड पे माइनर इफेक्ट आएगा। माइनर इफेक्ट का मतलब है कि डिमांड इतनी चेंज नहीं करेगी। तो अब देखो, डिमांड चेंज जब नहीं कर रही और प्राइस आप इंक्रीज कर रहे हो, तो लोग अब ज्यादा महंगी वाली चीज खरीद रहे, तो ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और अगर इलास्टिक है तो प्राइस की वजह से ज्यादा डिमांड में चेंज आएगा तो आपका रेवेन्यू डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर टॉपिक फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेक श्योर करें फॉर्मूलाज आपको याद हो। ऑल दो क्वेश्चंस में पेपर में नहीं ये टेस्ट होता, बट स्टिल हु नोस कि आपके एग्जाम में ये चीज एक आध फॉर्मूला टेस्ट हो जाए। बट यस, थ्योरेटिकली आपको ये पता होना चाहिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक कब है, यूनिट इलास्टिक कब है, इन इलास्टिक कब है। और आपको ये पता होना चाहिए कि क्या डिटर्मिनेंट्स हैं आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है, एंड इलास्टिसिटी का रेवेन्यू पे इफेक्ट क्या है।
हार्डली ट्रस्ट मी, जो मैंने 20 मिनट में आपको लेक्चर दिया है, यू कैन रिवाइज इट इन 5 मिनट्स, और अगर आप सही तरीके से इसको पढ़े, लिटरली इट्स नॉट मोर देन 5 मिनट्स ऑफ वर्क. Okay, so let's end this lecture at this point, and next जो lecture होगा, that is going to be the last lecture in the series for microeconomics, and then we will be completing our economic factors, and then हम next factors की तरफ move करेंगे. So until then, take care guys, and see you in the next lecture, inshallah. Allah Hafiz.